सातवां पॉइंट है एटीपी तथा एनएडीपीएच कहाँ उपयोग होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद जो होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच का O2 मतलब एनएडीपीएच तथा O2 हैं। प्रकाश की अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी एनएडीपीएच तथा O2 हैं और इनमें से O2 जो होता है क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होता है। इनमें O2 जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित होता है, जबकि एटीपी तथा एनएडीपीएच का उपयोग आहार अथवा शर्करा के संश्लेषण करने वाली प्रक्रिया में होता है। जबकि एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग जो होता है आहार अथवा शर्करा के संश्लेषण मतलब आहार और शर्करा के संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है तथा प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। इस प्रक्रिया परोक्ष रूप में प्रकाश पर निर्भर नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया जो होती है परोक्ष के रूप में प्रकाश पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि यह प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पाद अथवा एटीपी तथा एनएडीपीएच के अतिरिक्त एटीपी और एनएडीपीएच के अतिरिक्त CO2 और H2O पर निर्भर होती हैं। CO2 और H2O जल पर निर्भर होती हैं। एटीपी तथा एनएडीपीएच के अतिरिक्त जो होता है वो CO2 और H2O जल पर निर्भर होता है। आप शायद यह आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। तो यह बहुत ही सरल है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद प्रकाश का उपलब्ध जब नहीं होता है उसके तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। उसके बाद जब पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है, जब ये प्रकाश उपलब्ध न होने पर तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण की प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। तुरंत प्रक्रिया जारी होती है और बाद में बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है, इसके बाद अगर फिर से प्रकाश उपलब्ध होता है तो उसे संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। अतः जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहना एक मिथ्या है। अपने साथियों के बीच इसकी चर्चा करें। आइए अब देखें कि जैव संश्लेषण चरण में एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग कैसे होता है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 से मिलने से CH2O कोष्टक बंद फिर N अथवा शर्करा उत्पादित होती है। H2O और CO2 से मिलने से CH2O फिर कोष्टक बंद N अथवा शर्करा उत्पादित होता है। यह वैज्ञानिक की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है अथवा यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके ठीक बाद लाभदायी उपयोग जो होता है रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया जाता है। उसमें रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया जाता है। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14 कार्बन उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ठीक लाभदायी उपयोग हुए। रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग हुआ। फिर उसके बाद
फिर इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। द्वितीय विश्व युद्ध में मेल्विन केल्विन का कार्य जो था सराहनीय था और शैवाल में रेडियो एक्टिव 14 कार्बन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया गया, जिससे पता लगा कि CO2 यौगिकीकरण फिक्सन पहला उत्पाद एक कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल है। CO2 यौगिकीकरण फिक्सेशन पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की। इसके साथ क्या किया उसने? संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की। अतः उसे केल्विन चक्र कहते हैं। इसे पहले उत्पाद का नाम जो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेरिक अम्ल अथवा संक्षेप में PGA। इनमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो वैज्ञानिक ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगिकीकरण स्थिरीकरण के बाद पहला उत्पाद PGA ही बनाते हैं अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद हैं। तो बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए। क्या किया गया? वैज्ञानिक जो थे बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए जहाँ पर CO2 का यौगिकीकरण का पहला अस्थायी उत्पाद है। जब वैज्ञानिक ने पौधों के व्यापक शोध किए तब CO2 के यौगिकीकरण का पहला अस्थायी उत्पाद जो है पुनः एक कार्बनिक अम्ल था। पुनः क्या था? एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। यह अम्ल जो है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल अथवा OAA था। यह अम्ल जो है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल अथवा OAA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण एसिमिलेशन प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों में बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 के स्वांगीकरण एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों से बताया गया है। जिन पौधों में CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C3, जिस पौधों में CO2 का यौगिकीकरण जब होता है तो पहला उत्पाद क्या होता है? C3 अम्ल PGA था, उसे C3 पथ, और जिनका पहला उत्पाद C4 अम्ल OAA था उसे C4 पथ कहते हैं। इन दोनों समूह के पौधों में कुछ अन्य विलक्षण भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जिन पौधों में CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद होता है, CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद होता है उसे C3 PGA था, उसका पहला उत्पाद जो है C3 अम्ल PGA था, उसे C3 पथ, और जिनका पहला जो उत्पाद होता है C4 अम्ल OAA था उसे C4 पथ कहते हैं। जिसमें पहला पद C4 अम्ल OAA होता है उसे C4 पथ कहते हैं। और पौधों में CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल PGA था, उसे C3 पथ कहते हैं। इन दोनों समूह के पौधों में कुछ अन्य विलक्षण भी होते हैं जिनका चर्चा हम बाद में करेंगे। पहला पॉइंट है 7वां का CO2 के प्राथमिक ग्राही। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं। जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्राह्य करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अर्थात PGA बनाते हैं। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु जो होता है, अध्ययन के बाद यह पता लगा कि जो ग्राही अणु होते हैं 5 कार्बन वाले कीटोन शुगर शर्करा था। 5 कार्बन वाले कीटोन शुगर शर्करा था। यह रिबोस 1 से 5 बिसफॉस्फेट RUBP था। यह रिबुलोस 1 से 5 बिसफॉस्फेट RUBP था। क्या आप में से किसी से संभावना के बारे में सोचा है? परेशान मत होइए, वैज्ञानिक को भी इससे जानने में बहुत समय लगा था। आप परेशान मत होइए क्योंकि इसमें वैज्ञानिक को भी जो बहुत समय लगा था।
और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए। जब निष्कर्ष किया गया तो उसके पहले बहुत सारे पौधों पर प्रयोग किए गए थे। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। उन्हें यह भी यकीन था कि कुछ पहला उत्पाद जो होता है C3 अम्ल था, अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड यौगिक होता है। जो प्राथमिक ग्राही होता है 2 कार्बन कंपाउंड यौगिक होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किया, अतः उन्हें 5 कार्बन वाले RuBP की खोज करने में सफलता प्राप्त की। 2 कार्बन वाले कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किया, लेकिन वो 5 कार्बन का RuBP की खोज करने में सफलता प्राप्त कर लिए। 7वां का दूसरा पॉइंट है केल्विन चक्र। केल्विन चक्र तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया। केल्विन चक्र और उसके सहकर्मी जो थे संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ जो होता है एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है। क्या होता है यह पथ? यह चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें RuBP पुनः उत्पादित होते हैं। क्या करते हैं? RuBP पुनः उत्पादित होते हैं। आइए अब हम यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है। केल्विन पथ कैसे संचालित होता है इसको देख लेते हैं। शर्करा कहाँ पर संश्लेषित होती है। आइए शुरू में भी हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र का उन सभी पौधों में होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनमें चाहे पथ हो C3 अथवा C4 अथवा कोई ना हो। तो ये केल्विन ये दिया है चक्र, तो इसमें क्या है, पहले बनेगा कार्बोक्सिलेशन। इससे क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मतलब अवकाश 3-फॉस्फोग्लिसरेट से होकर अवकाश में जाएगा। अवकाश में ATP प्लस NADPH होगा। फिर होगा दूसरा ADP प्लस IP प्लस NADP प्लस। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रायोड फास्फेट बनेगा, शर्करा और स्टार्च बनेगा। ट्रायोड फास्फेट में शर्करा और स्टार्च में हो जाएगा। फिर इसके बाद ये है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, ADP और ATP। पुनरुद्ध भवन में ADP और ATP होता है। फिर यहाँ से राइबोलोज 1,5-बिसफास्फोट, ये उसका चक्र है, केल्विन चक्र। फिर इसके बाद केल्विन चक्र का जो साइकिल देखे हैं उसमें ये केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इनको 3 चरणों में कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन तथा रिजर्वेशन में वर्णन किया गया है। तो पहला टॉपिक है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण क्या करता है, CO2 के यौगिक से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनाता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है। केल्विन चक्र में क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहाँ पर RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। RuBP के लिए कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। यह एंजाइम जो होता है RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप 3PGA के 2 अणु बनते हैं। जिनके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, 3PGA के 2 अणु बनते हैं। चूँकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीकरण क्षमता भी होती है। चूँकि इस एंजाइम में क्या होते हैं, एक ऑक्सीकरण क्षमता भी होता है, अतः यह ज़्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज अथवा रूबिस्को कहें। इस एंजाइम को RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज अथवा रूबिस्को कहें। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन अपचयन। रिडक्शन अपचयन देख लेते हैं। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह प्रतिक्रिया का एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु
एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा एनएडीपीएच के 2 अणु का उपयोग अपचयन हेतु होता है। एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग जो होता है फास्फोरिलेशन के लिए तथा एनएडीपीएच के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पथ में ग्लूकोज के एक अणु को बनने के लिए CO2 के 6 अणुओं का यौगिकीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। पथ से ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है रीजनरेशन पुनरुद्भवन। यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रहना है तो CO2 ग्राही अणु RuBP का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक होता है। पुनरुद्भवन के चरण में RuBP गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। पुनरुद्भवन के चरण में RuBP गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है। इसलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु तथा NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु तथा NADPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अप्रकाश अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NADPH का संख्याओं में यह अंतर चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करने के लिए केल्विन पथ के माध्यम में ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने ATP तथा NADPH के अणुओं की आवश्यकता होती है। आपको यह बात शायद समझने में मदद करे केल्विन चक्र में क्या अंतर होता है अंदर और बाहर। अंदर 6 CO2 होता है और बाहर 1 ग्लूकोज होता है। 18 ATP अंदर होता है और 18 ADP बाहर होता है। 12 NADPH अंदर होता है, 12 NADP बाहर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट में कई बार इससे सवाल पूछे गए हैं। C4 पथ है C4, इससे 45 सवाल पूछे गए हैं पिछले 20 साल में। तो C4 पथ जैसा कि पहले बताया गया है कि पौधे को शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधे जो होते हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनमें C4 पथ होता है। इन पौधों में CO2 को यौगिकीकरण का पहला उत्पाद, यद्यपि इस पौधा में क्या होता है CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। CO2 को यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इसके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र भी होता है। C3 पौधों में किस प्रकार से भिन्न है? यह एक प्रश्न है जिसे आप पूछ सकते हैं। C4 पौधे विशिष्ट हैं। इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक होती हैं। C4 पौधों में क्या होता है? C4 पौधा विशिष्ट है, इसके पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिक होती हैं। ये उच्च ताप को सह सकते हैं। C4 पौधे जो होते हैं उच्च ताप को सह सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। C4 जो पौधे होते हैं उच्च प्रकाश की तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उनमें प्रकाश शोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। C4 पौधों में प्रकाश शोषण की प्रक्रिया नहीं होती है, उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। C4 पौधों में क्या होता है? जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझें। आओ C3 और C4 पत्तियों के कड़ी काट का अध्ययन करें। क्या आपने इस दोनों में कोई अंतर देखा है? क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्णमध्योतक हैं? क्या इनके संवहनी मूलाछिद्र के आसपास एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो इसमें देख लेते हैं। C4 पौधों की संवहन मंडल के चारों ओर
स्थित बृहद कोशिकाएं पूलाछद बंडल शोध कोशिकाएं कहलाती हैं। C4 पौधों की संवहन बंडल के चारों ओर क्या होता है? बृहद कोशिकाएं पूलाछद बंडल शोध कोशिकाएं कहलाती है। और पत्तियों में जिनमें ऐसा शरीर होता है, और पत्तियां उन जिसमें ऐसी शरीर होती हैं और उन्हें क्रैंजी शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रैंजी शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रैंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होता है, इसका क्रैंज क्या है? इसका क्रैंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती। संवहन बंडल के आसपास पूलाछद कोशिकाओं की अनेकों परतें होती हैं। संवहन बंडल के आसपास क्या होता है? पूलाछद के कोशिका के अनेक परत होते हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। C4 पौधों में बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। इसकी मोटी भित्तियाँ गैस से अप्रवेश्य होती हैं। इसकी मोटी भित्तियाँ गैस के अप्रवेश्य होती हैं और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। C4 पौधों जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रैंज शरीर एवं पर्णमध्यों तक देख सको। C4 पौधों में जैसे मक्का और ज्वार का जो पत्तियां होता है, एक भाग काटो ताकि क्रैंज शारीरिक एवं पर्णमध्यों तक देख सको। एक भाग काटने पर क्रैंज और शारीरिक एवं पर्णमध्यों तक को देख सकते हैं। अपने आप आसपास के विभिन्न स्पीशीज के पेड़ों की पत्तियों को एकत्र करें और उनके पत्तियों के खंड काट लें। सूक्ष्मदर्शी से इसके संवहन बंडल फूल के आसपास पूलाछद को देखें। पूलाछद की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में आपकी सहायता करेगी। अब चित्र ये दिया गया है। इस पथ को हैच एवं स्लैल पथ कहते हैं। इस पथ को हैच और स्लैल पथ कहते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है जो चक्कर लगाती है। हम चरणों को समझते हुए पथ का अध्ययन करेंगे। CO2 का प्राथमिक ग्राही 3 कार्बन अणु फास्फोइनोल पाइरूवेट PEP है। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फास्फोइनोल पाइरूवेट PEP है और वह पर्णमध्योतक कोशिका में स्थित होती है। इस यौगिकीकरण को पेप कार्बोक्सिलेज अथवा पेप केस PEP नामक एंजाइम संपन्न करता है। पेप कार्बोक्सिलेज अथवा पेप केस नामक एंजाइम संपन्न करती हैं। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। C4 अम्ल OAA पर्णमध्योतक कोशिका में निर्मित होती हैं। C4 अम्ल में OAA पर्णमध्योतक कोशिका निर्मित होती हैं। ये हैं हैच एवं स्लैग पाथरवे का चित्र। इसके बाद ये पर्णमध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनते हैं, जो कि पूलाछद कोशिकाओं में चले जाते हैं। पूलाछद कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित हो जाता है, जिससे CO2 तथा 3 कार्बन अणु मुक्त होता है। 3 कार्बन अणु पूर्व मध्योतक में वापस आ जाता है। 3 कार्बन अणु जो होता है पुनः पर्णमध्योतक में वापस आ जाता है, जहाँ पर पुनः पंप में बदल जाता है और इस तरह से यह चक्र पूरा हो जाता है। पूलाछद कोशिका से निकली CO2 केल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। पूलाछद कोशिका में निकली CO2 केल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती हैं। केल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। पूलाछद कोशिका रूबिस्को से भरपूर होती हैं। पूलाछद कोशिका जो होता है रूबिस्को में भरपूर होती हैं, परंतु पंप केस से रहित होती हैं। अतः मौलिक पथ केल्विन पथ जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, वह C3 और C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि केल्विन पथ की C3 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिका में यह संपन्न नहीं होता है कि पूलाछद कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। और 9वां पॉइंट है प्रकाश शोषण
फोटो रेस्पिरेशन। आइए हम एक और प्रक्रिया प्रकाश शोषण को जानने का प्रयत्न करें जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश शोषण समझने के लिए हमें केल्विन पथ के प्रथम चरण अर्थात CO2 स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह वह प्रक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित कर PGA 3PGA के 2 अणु का गठन करता है। 3PG के 2 अणु का गठन करता है और एक एंजाइम राइबोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस RuBiCO के द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो इसमें होगा RuBP + CO2 एरो रूबिस्को K2X। रूबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर है। रूबिस्को नामक जो एंजाइम होता है विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर है। आपको आश्चर्य होता है और इसका यह गुण कि इस सक्रिय जगह CO2 एवं O2 दोनों से बंधित हो सकता है, इसलिए इसे रूबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? जब CO2 और O2 का अनुपात लगभग समान होता है तब रूबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के अधिक बंधुता है। O2 की अपेक्षा में CO2 की अधिक बंधुता है। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। यह आबंधता प्रतियोगात्मक है। O2 अथवा CO2 इनमें से कौन आबंध होगा यह उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ O2 रूबिस्को से बंधित होता है। C3 पौधों में कुछ O2 जो होता है रूबिस्को से बंधित होता है, अतः CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBP 3PGA के अणुओं में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लिसरेट अणु तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं जिसे प्रकाश शोषण कहते हैं। प्रकाश शोषण पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता है, बल्कि इसमें ATP का उपयोग के साथ CO2 भी निकलते हैं। ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश श्वसन में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश श्वसन जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनमें ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्णमध्योतक का C4 अम्ल मूलाछद में टूटकर CO2 में मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है। रूबिस्को जो होता है कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजिनेस के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता है, अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों को उत्पादक एवं उत्पादन क्यों कहा जाता है, मतलब क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त के पौधों में उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। ये पौधे जो होते हैं उच्च ताप का भी सहन कर सकते हैं। उपयुक्त परिचर्या के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हैं जिसमें C3 और C4 पथ होता है। आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यकता सूचनाओं को भरें। 10वां पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों में प्रभावित होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कई कारक में प्रभावित होता है। बाह्य और आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण बाह्य और आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि हैं। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि तथा आनुवंशिक पूर्वानुकूलन पर निर्भर करता है। पादप अथवा आंतरिक कारक जो होते हैं पौधों की वृद्धि अथवा आनुवंशिक पूर्वानुकूलन पर निर्भर करते हैं।
बाह्य कारक है। सूर्य का प्रकाश जो होता है, ताप, CO2 की सांद्रता तथा जल पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय से साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और CO2 के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होता है। जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। ब्लैकमैन का 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों में प्रभावित होता है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होता है जो कि न्यूनतम मान मूल्य वाला हो। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी होगा यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। पहला पॉइंट है 10वां का प्रकाश। जब हम प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता, दीप्तिकाल के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश का CO2 में यौगिकीकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसके ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है, अथवा 10% होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो। एक ही सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 और 0.04% के बीच। CO2 की सांद्रता में 0.05% एक वृद्धि के कारण CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। C3 एवं C4 पौधे CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश स्थितियों में प्रकाश तीव्रता में C3 और C4 दोनों की तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बढ़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधों में लगभग 360 मिलीलीटर (10⁻⁻1) पर संतृप्त हो जाते हैं, जबकि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करता है तो ये 450 है। संतृप्ति केवल 450 के बाद ही दिखाती है, अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पादप के लिए सीमाकारी है। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार हो सके। तो और तीसरा पॉइंट है ताप। अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती हैं, लेकिन उस पर ताप का काफ़ी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनके प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधे के लिए इष्टतम ताप कम होता है। विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है,
समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है जल। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है। यद्यपि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, अतः CO2 उपलब्धि घट जाती है। इनके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। चैप्टर समाप्त। बहुत इम्पॉर्टेंट है।